तो जय हिंद साथियों, वेलकम टू टुडेज मास्टर क्लास ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग हिस्ट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ऐसा स्कोरिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो हर एग्जाम में आपको लगभग देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, मैं अनुभव ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अंडर 24/7 एसएससी टाइटंस में। और आज हम वैदिक एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएस, एसएससी एमटीएस, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो बिना समय व्यर्थ किए आज हम वैदिक एज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि सर वैदिक एज जो था वो कब से कब तक था, तो सर वैदिक एज जो था, वैदिक एज की अगर बात करता हूं तो ये आपका 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक था। तो यहां से हम लोग क्या समझ गए कि सर मैंने ये चीज टाइमलाइन वाली जो चीज थी वो बताई थी कि पास्ट में जब टाइमलाइन काउंट होता था तो वो कभी आगे की तरफ नहीं बढ़ता था, हमेशा पीछे की तरफ उसकी नंबरिंग हो जाती थी। तो समथिंग समथिंग अगर बात की जाए तो 900 साल का वैदिक एज चला समथिंग समथिंग। तो अगर बात की जाए कि सर वैदिक एज कब आया और क्यों आया, तो देखिए ये बात तब की है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन धीमे धीमे डिक्लाइन पोजीशन पे आ गया था, मतलब धीमे धीमे खत्म ही हो रहा था। कब की बात बता रहा हूं, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो धीमे धीमे 2500 से लेके धीमे धीमे खत्म होते होते 1750 बीसी तक पहुंच गया था। ठीक, उसी के बाद क्या हुआ, हमारा वैदिक काल स्टार्ट हो गया। वैदिक काल जब स्टार्ट हुआ तो आपको इसमें समझने वाली बात क्या समझनी है कि सर वैदिक काल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो दो पार्ट्स कौन से थे देख लो एक बार। अगर वैदिक काल की बात करता हूं तो टू टाइप्स थे, वो देख लो। अर्ली वैदिक एज, ये सब लोग लिख लेंगे, बहुत जरूरी है। अर्ली वैदिक एज, और दूसरा क्या है, दूसरा है लेटर वैदिक एज। तो अगर मैं बात करता हूं अर्ली वैदिक एज की, किसकी बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं अर्ली वैदिक एज की, तो ये 1500 बीसी से लेके कब तक था, 1000 बीसी तक। और लेटर वैदिक की अगर मैं बात करता हूं तो सर ये 1000 बीसी से लेके कब तक था, 600 बीसी तक। समझ रहे हो, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो समस्या अब ये आ जाती है कि सर पार्टीशन क्यों कर दिया, हम सर ऐसे 900 साल इकट्ठे भी तो पढ़ सकते थे। पर नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है, कुछ छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस। और यही डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं मेन बात कर दूं कि सर क्यों इसका पार्टीशन हो गया था, तो ऐसी बात है कि 1000 बीसी के आसपास क्या हो गया था, आयरन आ गया था। आयरन की खोज कर ली गई थी, किनके द्वारा, वैदिक काल में जो लोग थे उनके द्वारा आयरन की खोज कर ली गई थी, जिससे कि वो थोड़ा सा क्या बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गए। मतलब उनकी एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज बढ़ गई और भी काफी सारी वॉर में उनको बहुत सहायता मिलने लगी। किसके कारण, आयरन के कारण। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने बेसिक तौर पे कि वैदिक काल क्यों स्टार्ट हुआ और उसको क्यों दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड पे कि क्या लिखा हुआ है सर। तो बात करते हैं अर्ली वैदिक एज की। तो अर्ली वैदिक एज 1500 से 1000 बीसी तक ये पेस्टोरल कम्युनिटी थी। मतलब कि ये लोग पेस्टोरल कम्युनिटी से आप क्या समझते हो कि सर ये लोग ना पशुपालन ज्यादा करते थे। मतलब इतना प्रेम था उनको पशुपालन से कि जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वो सबसे ज्यादा अमीर माना जाता था। गौमत बोलते थे उसको। मतलब आज के टाइम पे बोलते हैं अरे वो बहुत रईस है, तो उस टाइम पर रईस नहीं, अरे वो बहुत गौमत है। मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वो बहुत रईस होता था। ठीक है, और पर ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर नहीं होता था। सर देखो एग्रीकल्चर तो होता था, एग्रीकल्चर होता था, पर ये लोग महत्वपूर्णता ज्यादा किसको देते थे, ये ज्यादातर पेस्टोरल कम्युनिटी कहते थे। और एक चीज हमेशा याद रखो कि जो इंसान पेस्टोरल कम्युनिटी का होता है और एग्रीकल्चर को ज्यादा महत्व नहीं देता है, इट मींस कि वो एक जगह पे स्टेबल नहीं होता है, वो इधर उधर वेंडर करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, तो स्टेबल लाइफ भी नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं लेटर वैदिक एज की, तो जो कि 1000 से 600 बीसी तक था। अब ये लोग पेस्टोरल कम्युनिटी के तो नहीं थे, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी पीछे कि इनके पास आयरन आ चुका था। मतलब आयरन लोहा आ चुका था इन लोगों के पास। क्या आ चुका था लोहा हीरो था इन लोगों का। इन लोग की लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया
वो लोहा आ गया। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए, मतलब कि समझो ये पेस्टोरल तो थे ही साथ एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए। क्योंकि भाई पहले जब लोहा जिनके पास नहीं था तो क्या करते भाई, जुताई वुताई उसके हल से करना पड़ता था, जो वुडन मतलब उसके लकड़ी के हल बने होते थे उनसे होता था। पर अब इनके पास लोहा आ गया तो अब लोहे के हल चला के ये और अच्छे से खेती कर पा रहे थे और इनकी एक स्टेबल लाइफ भी हो गई थी। तो ये डिफरेंस है, ये तो बेसिक स्टेप है, ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना ही समझना है अर्ली वैदिक में और लेटर वैदिक में। ठीक है, चलिए अब सर मेन बात आ जाती है, आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो बात बिल्कुल सही है, जो आर्यंस थे सर, आर्यंस कौन थे, आर्यंस कहां से आए थे, सबसे बड़ी बात। तो जो सबसे ज्यादा थ्योरी मानी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो वो स्टोरी आप लिख लो कि सर वो स्टोरी कौन सी थी। ऐसे लिख लो, ऐसे मेरे को भी थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए ना। लिख लो, सब लोग लिखेंगे। मैक्स म्यूलर, जो मैक्स म्यूलर की स्टोरी थी, थ्योरी थी, उससे ही हमें पता चलता है कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। कहां से आए हुए थे सर, सेंट्रल एशिया से। ये रहा आपका, यहां से आए हुए थे और यहीं से फैले थे वो, इधर उधर इधर उधर हर जगह वेंडर करते हुए, आधे कहीं और चले गए, आधे कहीं और चले गए। तो मेन चीज जो थ्योरी हम मानते हैं, जो वर्ल्ड वाइड मानी जाती है, वो मैक्स म्यूलर की थ्योरी मानी जाती है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी बुक में लिखा है द आर्कटिक, किसमें, द आर्कटिक होमम इन द वेदास। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो आपके आर्यंस थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे, मतलब कि नॉर्थ पोल साइड से आए थे, नॉर्थ पोल ओरिजिन साइड से आए थे। उन्होंने ये थ्योरी बताई थी। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ आर्यंस। अब आर्यंस की अगर लैंग्वेज की बात करी जाए तो आर्यंस का कोई रिलीजन नहीं था, कोई भी रिलीजन नहीं था, पर इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत, जो कि आगे चल के किसका पार्ट बन गई, जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो आगे चल के इंडो यूरोपियन का पार्ट बन गई। किसका, इंडो यूरो, यूरो लिख रहा तो यूरोपियन आप लोग लिख लेना। ठीक है, इंडो यूरोपियन का पार्ट बन गई। अब सर ये कैसे पता चला कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, और आपने बताया मैक्स मिलर की थ्योरी, ये सब संस्कृत उनकी लैंग्वेज थी, ये सब हमें कहां से पता चला, तो ये हमें बोघाज कोई इंस्क्रिप्शन से पता चला, जो कि हमें तुर्की में मिला। कहां मिला, तुर्की। तुर्की में कब मिला, तो ये बात, ये वाली डेट भी याद रख लेंगे। तुर्की में हमें मिला ये 1400 बीसी के आसपास। कब मिला, 1400 बीसी के आसपास हमें पता चला बुघाज कोई इंस्क्रिप्शंस में कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, उनकी संस्कृत लैंग्वेज थी, उनका कोई रिलीजन नहीं था। तो ये सब चीजें हमें वहां से पता चल गई। ठीक है, अब उसमें मतलब जो बुघाज कोई इंस्क्रिप्शन था उसमें 4 गॉड का नाम इंक्लूड था। वो गॉड्स कौन से थे, इंद्रा, वरुणा, अच्छा 2 लिखे नहीं, 2 यहां लिख लो आप। चलो, पहले की अगर बात करते हैं तो इंद्रा, दूसरे की अगर बात करते हैं तो वरुणा, और अगर तीसरे की बात करते हैं तो आपका मित्र, और चौथे की अगर बात करते हैं तो ना सत्य। तो ये आपके 4 गॉड्स थे, तो बुघाज को इंस्क्रिप्शन में जिनके नाम मेंशन थे। ठीक है, यहां तक मेरे किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि सर द 4 वेदास, द मेन थिंग, मतलब इस चैप्टर की एक तरीके से नींव समझ लो, फाउंडेशन है इस चैप्टर की। क्या 4 वेदास कौन से थे, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सर वेद मतलब का क्या मतलब होता है, मतलब वेद जो होता है उसका क्या मतलब होता है, तो वेद जो होता है उसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, वेद जो होता है इसको हम लोग श्रुति नॉलेज बोलते हैं, श्रुति ज्ञान बोलते हैं। तो मतलब इसका श्रुति का क्या मतलब होता है, यहां से श्रुति वर्ड से हम लोग समझते हैं जो बोला ना गया हो, सिर्फ सुना गया हो। क्योंकि भाई एंशियंट टाइम में क्या हुआ था कि बोलने वाले, मतलब सॉरी, लिखने की जो आर्ट थी वो लॉन्च नहीं हुई थी उस टाइम पे, थी नहीं। तो इसलिए जो बड़े बड़े मतलब टीचर्स, क्या जो ब्राह्मण्स होते थे और जो गुरु होते थे, वो अपने शिष्यों को इस तरीके से पढ़ाते थे, मतलब बोल बोल के पढ़ाते थे, और जनरेशन टू जनरेशन यही चलता गया। ठीक है, कि बोल बोल के पढ़ाना, बोल बोल के पढ़ाना। ठीक है, चलिए, जनरेशन टू जनरेशन। श्रुति का मतलब याद रखना, बस श्रुति का मतलब ये होता है जो सुना गया हो, बोला ना गया हो। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे याद कर लो ना, एक सेकेंड, मतलब कि श्रुति,
सुना, ठीक, श्रुति को याद कर सकते हो जो सुना गया हो, ठीक है। इसको आगे चल के हमने अपॉर्शिया भी बोला। अपॉर्शिया का मतलब होता है कि जो चीज ह्यूमंस के द्वारा ना बनाई हो, मतलब मनुष्य के द्वारा ना बनाई गई हो, वो गिफ्टेड बाय गॉड हो, मतलब किसने, भगवान ने हमें गिफ्ट करी हो, ये चीज का मतलब होता है। किसका मतलब होता है, अपॉर्शिया का मतलब ये होता है, ठीक है। नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड। अब बात करते हैं ऋग्वेद। तो सर हमारा जो क्या बोलते हैं, ऋग्वेदा की अगर बात करते हैं तो सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, और अर्ली वैदिक पीरियड जो है ना वो पूरा इसी पे आधारित है। किस पे, ऋग्वेदा पे। देख लो जो ऋग्वेदा है इसी पे ही पूरा अर्ली वैदिक एज, ठीक है, अर्ली वैदिक एज इसी पे ही आधारित है। मतलब कि ये बात कर रहा है 1500 बीसी से 1000 बीसी की बात कर रहा है। ओल्डेस्ट टेक्स्ट कंपाइल्ड ड्यूरिंग द वैदिक एज, मतलब अर्ली वैदिक एज में ये पूरा कंपाइल किया गया था। पूरा अर्ली वैदिक एज ऋग्वेदा में ही समाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सामवेद और यजुर्वेद। सर सामवेद क्या होता है, जो हमारे म्यूजिक से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक। इवन जो इंडियन म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो स्टार्ट हुए हैं वो कहां से स्टार्ट हुए हैं, कहां से उसकी नींव बनी है, वो सामवेद से ही बना हुआ है, ठीक। तो सामवेद को हम लोग म्यूजिक से याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, यजुर्वेद। एक सेकंड गाइस, यजुर्वेद। यजुर्वेद से आप लोग क्या समझते हैं, मतलब कि पूजा पाठ करना, पूजा पाठ जितने भी मैजिकल स्पेल्स हैं वो आपको यजुर्वेद में बताए गए हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज आपको याद रखना, क्या, एक वर्ड मैं यहां पे आपको पढ़ाऊंगा, क्या वो एक वर्ड लिखो आप लोग, वेद त्रयी। वेद त्रयी, ये एग्जाम में सीधे सीधे वर्ड आता है कि सर वेद त्रयी में ऐसा कौन सा वेद है जो ऐड नहीं था। तो एक चीज याद रखेंगे सर, ऋग्वेद कौन कौन से, हमारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों मिला के वेद त्रयी बने थे। मतलब इन तीनों को मिला के वेद त्रयी बने थे। और आपका जो लास्ट वाला है कौन सा, अथर्ववेद। अथर्ववेद उस टाइम नहीं आया था तो इसलिए ये इसमें नहीं इंक्लूड है, ठीक है, उस टाइम क्योंकि ये आया ही नहीं था, ठीक है। अब अथर्ववेद से हम लोग क्या समझते हैं, वेद ऑफ मैजिक फॉर्मूलाज टू वर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। भूत प्रेत को भगाने के लिए जो ब्लैक मैजिक किया जाता है, ठीक है, काला जादू जिसको बोलते हो, उसके लिए अथर्ववेद जाना जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, अथर्ववेद भी आपका सॉल्व हो गया कि सर अथर्ववेद क्या होता है। अब पीपल हु रिसाइड अथर्ववेद, मतलब एंशिएंट टाइम में क्या बोला गया है कि जो लोग अथर्ववेद की पूजा करते थे, अथर्ववेद को अपनाते थे, उनको हम लोग ब्राह्मण्स बोलते थे, है ना। मतलब पूजा पाठ जो लोग ज्यादा करते थे और भूत प्रेत से मनुष्य को बचाते थे, उनको ब्राह्मण्स कहा गया है वैदिक एज में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट उपनिषद एंड वेदांगास। तो सर उपनिषद से क्या समझते हो, तो इसको 3 चीजों में मैंने डिवाइड कर दिया है। उपनिषद, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बैठकर ज्ञान की प्राप्ति लेना, गुरु से बैठकर ज्ञान की प्राप्ति लेना, ठीक है। जिसमें कि मुंडका उपनिषद, जो कि हमारा इंडियन मोटो है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य के ही जीत होती है आखिरी में, जो हमारा इंडियन मोटो है ये यहीं से लिया गया, किससे, मुंडका उपनिषद। तो बच्चों को जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है वो मंडुक्या सॉरी, वो होता है मंडुक्या और मुंडका, इसमें दोनों को बहुत वो रहता है। तो अगर मंडुक्या की बात करते हैं, अगर हम लोग मंडुक्या की बात करते हैं तो ये शॉर्टेस्ट उपनिषद होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा उपनिषद होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मुंडका होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा
लॉन्ग होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है थोड़ा, बस जो मुंडकिया होता है वो शॉर्ट हो जाए और जो मुंडका होता है वो आपका लॉन्ग होता है। तो वही चीज लिख लो, जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो आपका मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं महा उपनिषद। तो हमारा जो नेशनल मोटो है, क्या नेशनल स्पीच है, वासुदेव कुटुंबकम, वो कहां से लिया गया है, वो हमारा महा उपनिषद से लिया गया है। और वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज द फैमिली, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है, ये कहा गया है। ठीक है, अब इसमें 6 ऐसी चीजें गई हैं जिसको हम वेदांगास बोलते हैं। 6 ऐसी चीजों में क्या समझ रहे हो? तो पहली बात अगर करते हैं शिक्षा, फोनेटिक्स, मतलब कि स्वर विज्ञान, किस तरीके से आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, प्रोनाउंसिएशन का जो ज्ञान होगा वो आपको इसमें सिखाया जाएगा शिक्षा में। ठीक है, तो पहली बात। दूसरी की अगर बात करते हैं कल्प, प्रैक्टिसेस, मतलब किसी भी चीज को, प्रैक्टिकल चीजों को कैसे अपने ऊपर अप्लाई करना है, वो सब चीजें इसमें सिखाई जाएंगी प्रैक्टिसेस में। तीन की अगर बात करते हैं तो व्याकरण, ग्रामर, मतलब किसी भी शब्द, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के जो व्याकरण होता है, मतलब कि रूल्स होते हैं, वो इसमें सिखाए जाएंगे। मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसके रूल्स, भाषा के जो रूल्स होते हैं वो सब इसमें, ग्रामर का ये तो मतलब होता है भाषा के रूल्स। ठीक है, और निरुक्ता, मतलब किसी भी वर्ड के जो ओरिजिन्स होते हैं वो निरुक्ता में सिखाए जाते हैं। और छंद का मतलब होता है पोइटिक मैटर्स, मतलब कि जितने भी आपके जो आपके पॉइंट्स होते हैं, मतलब कविताएं होती हैं, कविताओं को बनाना इसमें सिखाते हैं। अब बात करते हैं ज्योति, मतलब एस्ट्रोनॉमी, जो आपका खगोल विज्ञान होता है। क्या होता है? खगोल विज्ञान। ठीक है, चलिए, यहां तक मेरे किसी साथी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर मेरे से पहले देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेद त्रयी। मैंने अभी बताया 2 स्लाइड पहले कि वेद त्रयी का क्या मतलब होता है। वेद त्रयी में कौन कौन से आपके वेद आते हैं, कौन से नहीं आते हैं? सर ऋग्वेद तो आता ही है, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद नहीं आता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं द फेमस नेशनल मोटो ऑफ सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच उपनिषद? मंडुक्य से लिया गया है? नहीं सर, ये तो शॉर्टेस्ट है। मुंडका से लिया गया है? तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विच इंस्क्रिप्शन गिव द प्रूफ ऑफ वैदिक गॉड्स इंद्रा, वरुणा, मित्रा और नसत्य इन द सेंट्रल एशिया तुर्की अराउंड 1600 बीसी। तो क्वेश्चन में उतनी चीजें लिख दी जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। ठीक है, तो ये हमें कहां से पता चला है? सर ये हमें बोघाज कोई इंस्क्रिप्शन से पता चला है। किससे? बोघाज कोई इंस्क्रिप्शन से। अब क्वेश्चन 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन 4 की अगर बात करते हैं तो हु अमंग द फॉलोइंग advocated the theory of RN originated from the Arctic region। ये वाली थ्योरी किसने बताई थी कि जो आर्यंस थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे? जो आर्यंस थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे, ये बताया था बाल गंगाधर तिलक ने, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, इस वाली बुक में बोला था। ठीक, अब यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है हाउ मेनी वेदांगास आर देयर इन टोटल टू अंडरस्टैंड द वेदास प्रॉपरली। टोटल कितने वेदांगास है? तो टोटल 8 वेदांगास, सॉरी 8 नहीं 6 वेदांगास है। ठीक, यही तो है, 6 ही तो है, ये सब वेदांगास तो है। अब एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि सर उपनिषद कितने होते हैं? आपने वेदांगास तो बता दिए, तो उपनिषद भी लिख लो। जो आपके उपनिषद हैं तो टोटल कितने उपनिषद हैं? सर टोटल 108 उपनिषद हैं। यहां तक मेरे किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगर बात करते हैं कि सर 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, 6 ऐसे स्कूल। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है आस्तिक, जिनको मतलब भगवान में, गॉड्स में बिलीव होता है, बिलीफ होता है। ठीक है, तो पहले
पहली बात तो करते हैं 6th ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी, संख्या। संख्या का मतलब होता है सबसे पुराने स्कूल, सबसे ज्यादा पुराने विद्यालय जो होते हैं उनको कहते हैं। न्याय, लॉजिक एंड रीजनिंग, साइंटिफिक, विशेषिका। विशेषिका की अगर बात करते हैं तो ये एकमात्र ऐसा स्कूल था जहां पे सबसे पहले एटम की और फिजिक्स की खोज की गई थी। मतलब फिजिक्स के बारे में और एटम की जो थ्योरी सबसे पहले बताई गई थी वो विशेषिका में ही बताई गई थी। ठीक है, तो लिख लो फर्स्ट एटम थ्योरी, वो कहां दी गई थी? विशेषिका। ठीक है, योगा मतलब बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये स्कूल बनाया गया था, योगा। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर मममसा, मतलब कि वेदांत, मतलब कि और ज्यादा अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांत। ठीक, पूर्व मीमांसा मतलब कर्म कांड जो आपके होते हैं वो पूर्व मीमांसा। अब इनके क्या होता है, इनके तो फाउंडर्स के भी नाम दे रखे हैं, कुछ ऐसे उनके फाउंडर्स थे जिनका इन्होंने खोज किया था। तो अगर बात करते हैं संख्या की तो संख्या आपने खोजा था कपिला ने, और अगर बात करते हैं न्याय की तो न्याय किसने खोजा है? गौतम ने। अगर बात करते हैं विशेषिका, और जो मैंने आपको बताया था कि एटम की थ्योरी की जो खोज करी थी सबसे पहली, वो किसने? कन्नड़ा ने की थी। तो आपने पढ़ा भी होगा, फर्स्ट एटम थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय कन्नड़। ठीक है, योग की अगर बात करते हैं तो वो पतंजलि, और उत्तर मीमांसा की बात करते हैं बद्रियाना। ठीक, और अगर मीमांसा की बात करते हैं तो जैमिनी। ठीक, अब बात करते हैं अर्ली वैदिक एज। किसकी बात करते हैं? अर्ली वैदिक एज। तो सर जब आर्यंस आए थे तो वो कौन सी नदी के किनारे आए थे? ठीक, और पहली बात तो वो जहां पे आए हुए थे उस जगह को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सप्त सिंधु, उसको बोलते हैं सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब अगर बात करते हैं ऋग्वेदा मेंशन, मतलब दो ऐसी जगह थी जिनको ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है जहां पे आर्यंस आए थे। हिमवंत, हिमवंत का मतलब क्या था? हिमालय। और अगर मुंजावंत की बात करते हैं तो हिंदू कुशी के पास एक जगह थी, उसको बोलते थे मुंजावंत। ठीक, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स जो आपका एंशिएंट नेम पहले कुछ और था और आज के नाम पे हम उनको किसी और नाम से जानते हैं। तो अगर बात करते हैं इंदस वैली, इंदस रिवर की, तो वो पहले का नाम क्या था उसका? सिंधु। झेलम को हम पहले क्या बोलते थे? वितास्ता बोलते थे। चेनाब को हम अस्किनी बोलते थे। रावी को हम परुषिनी बोलते थे। बैज को हम बिपासा बोलते थे, और सतलेज को हम सुतोदरी बोलते थे। तो ये जो रिवर के नेम है ये तो आपको कंफर्म याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इससे रिवर से पूछ लेता है कि रिवर को आज हम क्या बोलते थे और पहले क्या बोलते थे। ठीक है, चलिए। और उस टाइम पे क्या होता था, सरस्वती रिवर होती थी, उसको सबसे ज्यादा प्योर, सबसे ज्यादा प्योर रिवर माना जाता था। अगर मैं बात करता हूं कि गंगा रिवर की ऋग्वेद में कितनी बार बात की गई है, गंगा रिवर की अगर मैं बात करता हूं ऋग्वेद में कितनी बार बात की गई है, तो मात्र 1 बार। अगर मैं यमुना की बात करता हूं कि यमुना रिवर की कितनी बार बात की गई है, तो 3 बार। अगर मैं बात करता हूं कि सबसे ज्यादा सैक्रेड रिवर किसको कहा गया है, सैक्रेड रिवर अगर मैं बात करूं किसको कहा गया है, तो सैक्रेड रिवर कहा गया है सरस्वती को। ठीक है, यहां तक कोई लिखा भी है, सरस्वती वॉज कंसिडर मिथिकल सैक्रेड रिवर, मतलब सबसे ज्यादा सैक्रेड रिवर मानी जाती थी उस समय पे। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो यहां से आपको यह समझना है कि जिस रीजन में आर्यंस आए थे उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी कि सर उस टाइम पे किस हिसाब का वॉर चलता था, किस हिसाब का इन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन रहता था, किस हिसाब के राजा रजवाड़े होते थे, और किस प्रकार से इन्होंने रीजन हासिल किया। चलिए तो देखते हैं। अगर तो उस टाइम का एक सबसे फेमस बैटल लॉन्च हुआ था, मतलब लॉन्च किया हुआ था,
हुआ था बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक, 10 राजन युद्ध बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, 10 राजन युद्ध, जो कि किनके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था भरत क्लैन के जो आपके एम्परर थे सुदास, उनके बीच में हुआ था, और आपके 10 नॉन मतलब 5 नॉन आर्यंस और 5 आर्यंस के बीच में हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था, रावी रिवर के किनारे, मतलब परुष्णी रिवर के किनारे, लिखा भी हुआ है, मेंशन द 7th मंडल इन ऋग्वेदा। हाँ, और ये वाला जो आपका बैटल है, ये कौन से ऋग्वेदा में आपको दिया गया है, कौन, मतलब ऋग्वेदा के कौन से मंडल में दिया गया, ये 7th मंडल में दिया गया है, 7th मंडल में, ठीक है। फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ परुष्णी रिवर, वॉन बाय, किसने, ये वाला जो बैटल था ये किसने जीता था। तो पहली बात तो हम लोग ये समझेंगे कि ये जो बैटल था ये किसके किसके बीच में हुआ था। ये भारत क्लैन के जो एम्परर थे, कौन थे, किंग सुदास, ठीक, उनके बीच में हुआ था वर्सेस 10 किंग्स, जिसमें कि आपके 5 आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ये रवर किसने जीता, ये वाला जीता किसने, भरत ट्राइब के जो एम्परर थे, कौन, किंग सुदास ने जीता, ठीक है। लीडर कौन थे, सुदास। यहां तक कोई समस्या। अब ऐसा नहीं कि जब किंग सुदास जीत गए तो वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाने लग गए, डिक्टेटरशिप नहीं चलाने लग गए। उस टाइम पे क्या होता था, मोनार्कियल असेंबलीज बनती थी। मोनार्कियल असेंबलीज तो सब लोग समझते हैं, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जो किंग या फिर क्वीन चलाते हैं, ठीक। तो मोनार्कियल असेंबली को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। उन असेंबली का नाम रखा गया आपका सभा, समिति और विधाता। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अर्ली वैदिक पीरियड बहुत ही अच्छा था, मतलब वहां पे जो विमेन्स थी बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, उनको सभा समिति में उनको पार्टिसिपेशन का भी मौका मिलता था। सती प्रथा थी नहीं उस टाइम पे। जो विडो लोग थी, जो मतलब जो क्या बोलते हैं, विडो क्या बोलते हैं हिंदी में, है विधवा औरतें जो थी, विधवा औरतों को क्या होता था, दोबारा से मैरिज करने को उनको डिपेंडेंस था उनको, कि हाँ इतने इंडिपेंडेंट थे वे लोग। तो इसलिए अर्ली वैदिक एज जो था वो बहुत अच्छा था। इसलिए सभा कम्युनिटी की अगर बात करते हैं तो ये पुराने लोग और बहुत ही अधिकारी टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए बनी हुई थी, ठीक है। और अगर समिति की बात करते हैं तो समिति बनी थी कॉमन लोगों के लिए बनी थी। और विधाता की अगर बात करते हैं तो ये रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस मतलब जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं उनके लिए विधाता बनी हुई थी। अब यहां क्या लिखा है, विमेन कुड पार्टिसिपेट इन बोथ सभा एंड समिति, मतलब जो औरतें होती थी वो सभा और समिति दोनों में पार्टिसिपेट कर सकती थी, मतलब इतना इंडिपेंडेंस दे रखा था उन लोगों को। तो कितनी बढ़िया बात है। इसलिए सती प्रथा भी नहीं थी उस टाइम पे कि अगर आपका, सती प्रथा क्या थी कि अगर आपका पति मर जाता है या फिर आप विधवा हो जाते हो तो आप दोबारा से रीमैरिज नहीं कर सकते, दोबारा से आप शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं था, आप लोग मतलब उस टाइम के लोग रीमैरिज भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अर्ली वैदिक सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो ये चीज तो मैं बता चुका हूं कि उस टाइम के लोग पेस्टोरल कम्युनिटी को फॉलो करते थे, मतलब कि वो लोग एग्रीकल्चर तो था उन लोगों के पास पर पेस्टोरल कम्युनिटी ज्यादा फॉलो करते थे, मतलब गाय से और एनिमल्स से उनको इतना प्यार था कि वहीं से उनकी इकोनॉमी चलती थी, ठीक। चलिए वर्ण सिस्टम क्या समझते हो, सिर्फ वर्ण सिस्टम था कि मतलब कास्ट सिस्टम जिसको बोलते हो, तो वर्ण सिस्टम उस टाइम पे बाय बर्थ नहीं होता था, बाय बर्थ नहीं होता था, बाय ऑक्यूपेशन होता था। मतलब आप अगर वर्ण चेंज अपना कास्ट चेंज करना चाहते हो, आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लो, प्रोफेशन अपना चेंज कर लो, आप जो भी काम करते हो उसके बिहाफ पे आपका
कास्ट डिसाइड होता था उस टाइम पे, अर्ली वैदिक के टाइम पे बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, कंडीशन ऑफ विमेन वॉज गुड, चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट प्रेवलेंट, मतलब चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह भी उस टाइम नहीं होता था। तो कितनी अच्छी बात है कि विमेन्स के लिए बहुत अच्छी बात हुआ करती थी उस टाइम पे, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं हुआ करता था, ठीक है। लिखा है ना, वर्ल्ड सिस्टम नॉट हेरिडेटरी बेस्ड ऑन प्रोफेशन, मतलब आपके काम पे निर्भर करता था कि आपकी कास्ट क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स की जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि वो क्या होता है। सैक्रेड एनिमल, वेल्दी पर्सन, मतलब कि अघन्य का मतलब होता था काओ, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वो सबसे ज्यादा अमीर होता था। मैंने बोला था ना गौमत, लिखा हुआ है गौमत, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वो गौमत होता था। और वो तो भाई गौमत है, बहुत बहुत गौमत है, बहुत रईस है, मतलब कहने का ये मतलब, ठीक है। तो ये चीज समझ सकते हैं। अगर बात करते हैं गविष्ठी की, तो गविष्ठी का मतलब होता है ऐसे बैटल्स जो किसके लिए लड़े जाते हैं, गाय के लिए। अगर गाय किसी की चोरी हो गई या किसी की गाय लेनी है, हमें छीननी है, तो इसलिए उस टाइम पे गविष्ठी लड़ा जाता था। गविष्ठी से मतलब बैटल फॉट फॉर काउज, ठीक है। नियोगा, विडो की जो रिमैरिज थी वो भी बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, मतलब कर सकते थे मैरिज भाई साहब, उस टाइम सती प्रथा थी नहीं, इस वजह से जो विडो हुआ करती थी वो रिमैरिज कर सकती थी, दोबारा से शादी कर सकती थी। तो कितनी अच्छी बात है, ये भी सही है। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की। व्हाट वाज द एंशिएंट ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर रावी, रावी रिवर का एंशिएंट नेम क्या था? एंशिएंट नेम था सर क्या? परुशिनी, ठीक है। अब बात करते हैं इन द अर्ली वैदिक पीरियड व्हाट वाज द अघन्या यूज्ड फॉर, अघन्या किसके लिए यूज होता था बताओ? ये देखो, अघन्या किसके लिए यूज होता था? काऊ के लिए। तो अघन्या यूज हुआ आपके काऊ के लिए, मतलब जो सबसे ज्यादा रिच होता था वो क्या होता था? गौमत, ठीक है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल असेंबलीज इन द अर्ली वैदिक पीरियड अलाउड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, मतलब जो विमेन का पार्टिसिपेशन था वो किस में था? क्या सिर्फ सभा में था? नहीं। क्या सिर्फ समिति में था? नहीं सर, दोनों में था, ठीक है। तो इस वाले का आंसर आप मेरे को दोगे, क्वेश्चन 5 का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में फेंक के मारोगे, बताओ जल्दी, ठीक है। अब बात करते हैं अर्ली वैदिक रिलीजन एंड डीटीज, कि सर उस टाइम के लोग पूजा पाठ कैसे करते थे। तो देखो मैं बताता हूं, उस टाइम पे लोग नेचर की पूजा ज्यादा करते थे, मतलब कोई भी आइडल वर्शिप पे कोई भी बिलीव नहीं करता था, मतलब उस टाइम पे कोई टेंपल्स नहीं बने हुए थे, कोई मूर्ति नहीं बनी हुई थी। लोग क्या करते थे नेचर में खुले में अपना यज्ञ जला लिया, उसी में ही अपना पूजा पाठ करते थे, मंत्र गाते थे। तो ऐसे ही चीजें उनकी होती रहती थी, मतलब कोई भी आइडल वर्शिप में फॉलो नहीं करता था, और कोई भी आपका टेम्पल्स भी नहीं बने हुए थे, तो इसलिए टेम्पल्स पे भी बिलीव नहीं करता था, ठीक है। चलिए, तो वर्शिप्ड नेचर, वर्शिप्ड नेचर, वर्शिप नेचर, नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म, मतलब कि दे डिड नॉट वर्शिप एनी आइडल। नेचुरल पॉलीथिज्म का क्या मतलब होता है कि नेचर में बैठ के जो लोग पूजा करते हैं, नेचर में खुले में यज्ञ जला लिया, वहीं पे अपनी पूजा करते हैं। चलिए मतलब कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए जिसके आप आगे पढ़ सकते हो, जैसे कि इंद्रा, इंद्रा जो गॉड थे वो किसके लिए जाने जाते थे? किसके लिए जाने जाते थे? डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, मतलब किलों का नाश करने वाले, जो विनाश करने वाले जो गॉड थे उनको इंद्रा बोला जाता था, इंद्रा, ठीक है। और लैंड ऑफ प्लज, लॉर्ड ऑफ प्लज, मतलब जो खेती को आपको मतलब जोतते होते हो ना, खेती के जो गॉड जो भगवान होते थे वो भी इंद्र जी को बोला जाता था, ठीक। अब अग्नि की बात करते हैं, तो अग्नि से मैं ये समझ में आता है कि सर अग्नि से हम लोग अग्नि को गॉड इस वजह से बोलते हैं, कहने का ये मतलब था कि ये जो याजना वो लोग परफॉर्म करते थे उसमें जब आग वाग जलाते थे, तो आग से ये चीज डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि आग से जो उसकी जो लपटें होती हैं उससे जो हमारी प्रार्थना होती है वो सीधे भगवान की तरफ जाती है, जो सीधे भगवान के पास जाती है, ठीक है, ये कहने का मतलब था, ठीक है। सोमा,
सोमरस। सोमा से एक चीज याद रखोगे, सोमरस, सोमरस, जो कि उस टाइम पे रेडबुल तो होती नहीं थी, ठीक है। उस टाइम के लोग सोमरस पीते थे, जिसको पी के उन्हें बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील होता था, बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील होती थी। इसलिए सोम को क्या बोला गया है, लॉर्ड ऑफ प्लांट, ठीक। एक प्लांट से तो निकलता था सोमरस, ठीक है। रुद्र जो था उसको बोलते था प्रोटेक्टर ऑफ कैटल, मतलब जो पालतू जानवर होते थे उनका प्रोटेक्टर, ठीक, रक्षक। सावित्री की अगर बात करते हैं तो गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू हर। सावित्री को ही गायत्री मंत्र जो हमारा ओम भूर्भुवः स्वः है, वो हम सावित्री जी को ही डेडिकेट करते हैं। तो यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर, अर्ली वैदिक पीरियड तो समझ लिया कि अर्ली वैदिक एज में क्या था। अब धीमे धीमे लेटर वैदिक को भी समझ लेते हैं एक बार, लेटर वैदिक को भी समझ लेते हैं। तो लेटर वैदिक का मुझे सब लोग बताएंगे कि टाइम पीरियड क्या था। चलिए मैं बताता हूं। अब क्या हुआ, इस टाइम पे जो आर्यंस थे वो एक्सपैंड हुए, कहां से, पंजाब से गंगा की तरफ, और यमुना की तरफ। जब वो वेस्टर्न यूपी में एंटर कर गए तो उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनको पता ही नहीं थी। उन्होंने आयरन की खोज कर ली, उनको आयरन के यूज के बारे में पता, मतलब लोहा, मतलब इसका जो हीरो था वो था लोहा, मैंने बताया ना। तो इन लोगों को अब लोहा के बारे में पता चल गया, तो यहां से इनकी जो पेस्टोरल और वेंडरिंग लाइफ थी वो पूरे तरीके से खत्म हो गई, ठीक है। चलिए, गंगा मेंशन ओनली वंस इन ऋग्वेद, मैंने बताया ना, जो गंगा थी वो मात्र एक बार ऋग्वेद में बोली गई है, बट बिकम्स प्रोमिनेंट नाउ, पर आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने का ये मतलब। अब बात करते हैं कि इनके पास आर्य आयरन आ गया तो इनसे क्या रेवोल्यूशन हुआ, इनका क्या, किस तरीके से ये आगे बढ़ते गए। आयरन वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन एज कृष्ण अयास और श्याम अयास। जो अयास है, अयास वर्ड की अगर बात करते हैं तो अयास वर्ड मेनली मेटल के लिए यूज किया जाता है। अयाश वर्ड मेनली मेटल के लिए यूज किया जाता है। तो ये लोग पेस्टोरल से अब सीधे क्या हो गए, एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गए, प्रॉपर तरीके से पेस्टोरल से एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गए, क्योंकि इनकी जो एग्रीकल्चर की जो स्ट्रेटजीज, जो टेक्नोलॉजीज थी वो और एक्सपैंड कर दी गई धीमे धीमे, ठीक है। पहले वुडन की चीजों से खेत जोतते थे, अब आज के टाइम पे आयरन के चीजों से खेत जोतते हैं। तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, और सेटल्ड लाइफ थी, वेल सेटल्ड लाइफ थी। अब जब जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर अगर कोई कर रहा है, कोई खेती किसानी कर रहा है, तो उसकी जमीन भी एक ही जगह होगी, ऐसा तो नहीं वो जमीन भी उठा के कहीं चल देगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए अब सेटल्ड लाइफ थी, इधर उधर घूमते नहीं थे, एक ही जगह रहते थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमी शिफ्ट। चीफ लिवलीहुड चीफ लिवलीहुड शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर, मतलब पहले जो पेस्टोरल लाइफ थी वो अब एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। क्रॉप, जो मेन क्रॉप्स ये लोग उगाया करते थे वो थे राइस, व्हीट और बार्ले, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। चलिए अब बात करते हैं कि लेटर वैदिक एज में, भाई जैसे हमने अर्ली वैदिक में पढ़ा कि किस तरीके से वहां पे सोसाइटी थी और किस तरीके से वहां के जो लोग थे वो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करते थे, वुमेन्स की क्या पावर्स थी, किस तरीके से सभा समिति और आपका काफी सारी असेंबलीज ऐसी थी जिसमें लोग बैठ के एकजुट होके अपना जवाब देते थे। अब से क्या लेटर वैदिक एज में भी सेम चीजें थी क्या, नहीं। लेटर वैदिक एज में बहुत सारे चेंजमेंट आए, बहुत सारे चेंजमेंट आए, तो देखते हैं उन चेंजमेंट्स को। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिकम सेंट्रलाइज्ड, विधाता डिसअपीयर्ड। इससे ये समझते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक जगह सेंट्रलाइज हो गई। ऐसा नहीं कि अरे तुमने बताया उनने बताया, मतलब सबके डिसीजन मैटर नहीं करते थे। अब जो राजा है सो राजा है, अब राजा की बात प्रजा को माननी पड़ेगी। तो जिस तरीके से वहां पे तीन चीजें दे रखी थी ना, तो लास्ट में जो विधाता था, जिसमें कि कौन लोग थे, विधाता में कौन लोग आते थे, कमेंट सेक्शन में बताओ।
विधाता में जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और मतलब जो पूजा पाठ करते थे और बहुत ही ज्यादा वॉर पे मतलब जो ध्यान देते थे, वो लोग विधाता हुआ करते थे। अब उनकी बात बिल्कुल टाल दी गई, मतलब वो लोग अब मैटर ही नहीं करते। सभा डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। अब जो ब्राह्मण्स विधाता की तरफ थे, वो ब्राह्मण सब सभा में बैठने लग गए। वुमन पार्टिसिपेशन वॉज नॉट अलाउड। अब इस जगह क्या हुआ, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल हटा दिया। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो पूरे तरीके से हटा दिया गया। ठीक है, वर्ण सिस्टम जो था, मतलब जो आपका कास्ट सिस्टम था, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गया। अब फ्लेक्सिबल नहीं था कि अपना कास्ट अब बदल सकते हो। आप अब जिस कुल में पैदा हो गए, अब वही आपका कुल होगा। तो अब ऑक्यूपेशन से आपका कास्ट नहीं डिसाइड होगा, आपके बर्थ से आपका कास्ट डिसाइड होगा कि आप कौन सी कास्ट के हो, कौन से वर्ण के हो। ठीक है, कंडीशन ऑफ वुमेन डेटोरिएटेड, गोत्र क्लैन सिस्टम इमर्ज्ड। मतलब उस टाइम पे अब वुमेन्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मतलब उनको रीमैरिज करना बिल्कुल बंद हो गया, कि मतलब अब आप रीमैरिज नहीं कर सकते, सती प्रथा फॉलो करना पड़ेगा। और भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसमें उनको एजुकेशन भी उनकी पूरी तरीके से बंद ही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आश्रम बनाए गए जो 4 चीजों में डिवाइड करते थे। देखो, सबसे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब जो 0 से मतलब पैदा होके लेके 25 साल तक की जो उम्र होती थी उसको ब्रह्मचर्य बोलते थे। मतलब पढ़ने लिखने वाली उम्र और जीवन को यूज करने वाली जो उम्र होती है कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। ठीक, फिर आता है गृहस्था, जो आपका 25 से लेके 50 साल की उम्र तक होता है, जिसको गृहस्थी बोलते हैं। गृहस्थी कुछ लोग बोलते हैं। गृहस्थी का मतलब होता है बीवी बच्चों वाला उम्र, जब आपकी गृहस्थी बन जाती है, बीवी मिल जाती है, बच्चे मिल जाते हैं, ठीक, उनको संभालना होता है, तो ये आपकी गृहस्थी हो गई। फिर आ गया वानप्रस्थन, मतलब कि ये सब चीजें, ये सारी मोह माया छोड़ के आपको वन की तरफ, मतलब कि जंगल की तरफ प्रस्थान करना होगा, और आपको जीवन का असली आनंद लेना, मतलब वहां भाई ये सब तो एंजॉइंग लाइफ हो गई। ठीक है, कि जो सब करते हैं वो तो हम भी करेंगे। पर ये अगर आपने कर लिया वन प्रस्था, तो यहां से आपको पता चलेगा कि जीवन में सारी मोह माया से जब दूर रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि असली एंजॉयमेंट तो ये है। तो मोह माया तो करना ही नहीं है किसी चीज का। डिस्ट्रैक्शन इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, है ना, इसलिए। अब फिर वनप्रस्थ के बाद आ जाता है आपका सन्यास। जब आप अपने जंगल की जितनी भी चीजें थी वो सारे आप एक्सपीरियंस कर लो, फिर लास्ट में आपको सन्यास लेना पड़ता है, कि सन्यास ले लेते हैं आप तो हर चीज से, अब जो भी हुआ है एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो और अपना मंत्र जाप करते रहो। ये सब चीजें होती है। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं लेटर वैदिक में याजनाज, मैरिज और रिलीजन किस प्रकार से होते थे। तो राजसूय याजना का मतलब समझ रहे हो ना, पूजा पाठ जो यज्ञ जो बैठाए जाते हैं उनकी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो राजसूय याजना होता था, वो किस लिए होता था, तो देखते हैं कि सर राजसूय याजना किसके होता था। तो मेनली जो राजसूय याजना होता था, ये किसके लिए होता था, कोई भी किंग अगर अपनी गद्दी पे बैठ रहा है तो उसके लिए, मतलब उसके राज्यभिषेक के लिए जो पूजा कराई जाती थी उसको क्या बोलते थे, राजसूय याजना। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ किंग कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब होता है राज्यभिषेक। ठीक है, अब बात करते हैं वज्रपेय याजना, मतलब कि चैरियोट रेस, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब कि ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ यहां किसको बोला गया है, सोमरस को, सोमरस। मतलब कि चैरियोट रेस क्या बोलते हैं उसको, रथ वाली जो रेस होती थी वो रेस होती थी। ठीक है, और इसको ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ मतलब सोम रस पी के किया जाता था, ताकि बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो। और ये जो रथ वाली जो रेस हुआ करती थी, ये इसमें जरूरी होता था कि जो किंग होगा वो ही जीतेगा, मतलब किंग ही जीतता था हमेशा। तो जिससे कि ये पता चलता है कि किंग जो है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। ठीक, जिससे कि ये पता चलता था। अब बात करते हैं अश्वमेधा याजना। अब बात करते हैं अश्वमेधा याजना का मतलब होता था कि उस टाइम पे घोड़ा दौड़ाया जाता था, और घोड़ा जितने एरिया में दौड़ता था, जितनी भी रीजन में दौड़ता था, वो सारा रीजन किंग के अंडर में आ जाता था।
और अगर कोई उस घोड़े को रोकता था तो उसको ये राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो ये उस टाइम का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अश्वमेधा यातना इसलिए कराई जाती थी जब कोई भी लैंड कवर करना, मतलब जितना जो घोड़ा होता था वो जितना लैंड कवर करेगा, जितने लैंड में होके आएगा, वो सारा जमीन किसका हो जाता था? राजा का हो जाता था। तो अश्वमेधा ये था। अब मैरिज सिस्टम यहाँ पे 8 टाइप की थी, तो हम आठों तो नहीं पढ़ेंगे, 8 क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर जो मेन है वो तो पढ़ेंगे ही। तो मेन में अनुलोम आता है। अनुलोम मैरिज सिस्टम का मतलब होता था कि एक ऐसा लड़का जो बहुत ही हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और ऐसी लड़की जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और यही मात्र ऐसा सिस्टम था जो वहां की सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड था। जो लोग आज के उस टाइम के लोग माना करते थे कि हाई क्लास का लड़का होगा और गर्ल जो होगी, जो लड़की होगी, वो लोअर कास्ट की होगी। ठीक। और प्रतिलोमा क्या होता था? गर्ल फ्रॉम हाई कास्ट और बॉय फ्रॉम लोअर कास्ट, तो जो कि सोसाइटी के द्वारा मान्य नहीं होता था। इसको डिसअप्रूवल मिलता था और इसको अप्रूव कर दिया जाता था। ठीक है। रिलीजियस शिफ्ट, तो प्रजापति जो होते थे, प्रजापति होते बिकेम सुप्रीम आइडल वर्शिप गेन्ड इंपॉर्टेंस। इससे क्या समझते हो? जो प्रजापति थे उनको सबसे ज्यादा महत्व इस वजह से मिला, उनको बोल दिया गया कि हाँ यही ब्रह्मा जी है, जो प्रजापति है यही ब्रह्मा जी है और यही सबसे ज्यादा सुप्रीम है, इन्होंने ही ब्रह्मांड बनाया है। ठीक है। चलिए, अब कुछ ऐसे चीजें हैं जो ऐसे डिफरेंसेस हैं जो अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देख लो भाई, अगर बात करते हैं अर्ली वैदिक एज की, तो पेस्टोरल कैटल फोकस, मतलब ये एग्रीकल्चर पे भी फोकस रखते थे, पर मेन फोकस इनका कैटल पे होता था। लेटर वैदिक में क्या होता था? एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस होता था, क्योंकि इनके पास आयरन टूल्स आ चुके थे। ठीक है। दोनों में टाइम पीरियड तो लिख लो, 1500 से लेके 1000 बीसी तक ये था, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं एगैलिटेरियन। एगैलिटेरियन मतलब गुड फॉर वुमेन। इस टाइम पे विमेन्स इंडिपेंडेंट थी, उनको सभा समिति में बैठने का मौका मिलता था, रीमैरिज कर सकती थी, सती प्रथा थी नहीं, तो ये सब चीजें उनके लिए थी। ठीक है। बेस्ड ऑन प्रोफेशन, मतलब जो वर्ण सिस्टम था वो प्रोफेशन बेस्ड था, बाय बर्थ नहीं था, फ्लेक्सिबल था। आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लो, आपकी कास्ट चेंज हो जाती थी, तो ये था। पर यहां पे क्या था? रिजिड विमेन कंडीशन टू डिक्लाइन, मतलब विमेन्स पे बहुत ही ज्यादा बाउंडेशंस लगाने लग गए इस टाइम पे। ठीक है। उनको सभा समिति में बैठना अलाउड नहीं था, एजुकेशन खत्म हो गई थी, सती प्रथा लगा दिया गया था। ठीक है। बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब जो वर्ण सिस्टम था, यहां पे बात हो रही है वर्ण सिस्टम की, वर्ण सिस्टम। ठीक है। अब बात करते हैं इंद्रा अग्नि नो आइडल्स, मतलब इंद्रा अग्नि जी की पूजा की जाती है, नेचर वर्शिप किया जाता था कुल मिला के, और कोई आइडल वर्शिप नहीं होता, मतलब कोई भी पूजा मतलब मूर्ति को देख के नहीं की जाती थी, या फिर टेम्पल्स में जाके नहीं की जाती थी। अब यहां पे प्रजापति आइडल वर्शिप स्टार्टेड, मतलब प्रजापति जी को ब्रह्मांड का क्या मान लिया गया कि ब्रह्मांड इन्होंने ही बनाया है, इन्हीं की पूजा करनी है, ये आइडियल वर्शिप यहाँ पे होने लग गई। और ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, यहां पे क्या मिला? ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, और यहां पे पेंटेड ग्रेवेयर, मतलब इसके टाइम पे, इस टाइम पे क्या होता था? ऑक्रे मतलब जो गेरू वाला कलर होता है ना, गेरू वाले कलर की पॉटरी यहाँ पे मिलती थी, और यहाँ पे ग्रे कलर की जो पॉटरी होती है, मतलब जो सीमेंट वाला कलर होता है, वो वाली पॉटरी यहाँ मिलती थी। ठीक है। तो यहां तक मेरे किसी साथी को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सेम चीजें हैं, बुगास को इंस्क्रिप्शन प्रूव द सेंट्रल एशिया। ठीक है। ये सब तो पढ़ाई हुआ है, ये सब जरूरी नहीं है, ये सब तो पढ़ाई हुआ है। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये इतनी सारी स्लाइड्स कैसे आ गई इसमें? ये भी वही है, फाइनल रिवीजन रोड मैप है, माइंड मैप है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, वही सब चीजें जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है, वही सब चीजें हैं। ठीक है। अब लास्ट में ये कुछ 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मुझे आंसर में देने हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे इसका आंसर चाहिए ही चाहिए, और आई विल ट्राई कि मैं आपको इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्लास में तो नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यूज इसके करा दूंगा।
जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वैदिक एज के, मैं सारे वो क्वेश्चंस करा दूंगा। तो आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते ही ऐसे भौकाली कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मिलते हैं। जय हिंद।